लेकिन सत्ता की शुरुआत राजनीतिक खबरों से करते हैं जिसमें तारीख तो बदल रही है लेकिन संसद की तस्वीर नहीं बदल रही है। पिछले हफ्ते भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ था, कल भी हंगामा हुआ था और आज भी हंगामा हुआ। बस अंतर यह आया कि पहले सिर्फ विपक्ष नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहा था, आज सत्ता पक्ष ने नारेबाजी, प्रदर्शन और पोस्टर लहराने भी शुरू कर दिए हैं। दरअसल 20 जुलाई को छात्रों पर एक्शन के खिलाफ विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा था। कल सरकार की तरफ से बयान आया कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद ऐसा लगा था कि भले ही संसद के सत्र में 3 दिन ही बाकी बचे हैं, अब संसद में चर्चा हो पाएगी, लेकिन ये नहीं हो पाया। दरअसल कल सरकार ने जैसे ही साफ किया कि गृह मंत्री सदन में बयान देंगे, इसके बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग कर दी कि गृह मंत्री सीधा सीधा बताएं कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी का आदेश किसने दिया था। इसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामे की स्क्रिप्ट तैयार थी। संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। एनडीए सांसद आज एक बड़ा बैनर लेकर आए थे जिसमें लिखा था, गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत। इस पोस्टर के साथ एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध मार्च निकाला। वो हाथों में राहुल के खिलाफ और भी कई तरह के पोस्टर लेकर पहुंचे। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। इस पर प्रियंका गांधी ने उन्हें कुछ बताया। हालांकि इस दौरान नारेबाजी होती रही। सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने आज झारखंड के मुद्दे पर भी राहुल गांधी को घेरा और ये पूछा कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए। इधर विपक्ष के सांसदों ने भी संसद के बाहर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे। विपक्ष ने नया पोस्टर भी रिलीज किया। इसमें लिखा था, चंदा किसने लूटा। कुल मिलाकर संसद में पहले विपक्ष का प्रदर्शन था, अब सत्ता पक्ष प्रदर्शन करने लगा है। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों से मिलिए। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं। राहुल गांधी भगोड़े हैं, दुम दबा के भागे हैं, चंदा चुराते हैं, ये बता रहे हैं हमारे साथी। ये है राहुल गांधी का दोहरा राजनीतिक चरित्र है। कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में हम लोग उनसे जवाब की अपेक्षा करते हैं। झारखंड को बहस को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन राहुल गांधी को हमारी बात सुननी नहीं पड़ेगी, हमको जवाब भी देना पड़ेगा। अमित शाह भी तैयार है। हम वोट को चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। 18 दिन हो गया वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा हम एक बार बोल के तो उसके बाद निकल जाएंगे, ये उनकी मंशा है। जब उनके अपने राज्य में, कांग्रेस शासित राज्य में छात्रों के साथ अन्याय किया गया, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार मूक दर्शक बन के बैठे और गृह मंत्री से जवाब मांगते, लेकिन जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार होते तो वो भाग जाते हैं। तो ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे। अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते। तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का। और जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पैलेट गन चलाने का निर्देश कहाँ से आया। पहले इन लोगों ने इतनी ज़्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं।
यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? चर्चा हो सदन के अंदर, चंदा चोरी पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और जहाँ सरकार ने कहा था कि कोई भी पैलेस गन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सामने तथ्य सामने आया, तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है। और दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चाहते हैं सरकार बात करे। इधर राज्यसभा में विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावे की चोरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की, तो सत्ता पक्ष ने झारखंड पर विपक्ष को घेरने का फॉर्मूला अपनाया। दोनों तरफ से इस पर बहस की मांग हो रही थी, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने दोनों मुद्दों को राज्य से जुड़े मुद्दे बताकर चर्चा की मांग खारिज कर दी। हालांकि राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार ने कहा कि वो राम मंदिर चढ़ावे की चोरी पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा हो। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, इसके बाद ही चढ़ावे की चोरी पर चर्चा होगी। एक बार देखिए कि राज्यसभा में क्या क्या हुआ। Sir, I am raising a new point. Here, the Ram Mandir. I ask you whether you want to the Prime Minister constituted first to make and then responsible. You can disable anything. I cannot allow you to raise the same subject every day and disturbing the house. No, I don't disturb. I allowed you so many times. You are raising the state subject that will not be entertained. This side also they want to raise. No, I will tell you one thing. You listen to me. You listen to me. You listen to me. They want to raise some state subject from this side also, and I disallowed it. They want to raise the Jharkhand issue. I said it is a state subject, and I have not allowed them. I am not going to allow any state subject to be raised. Now, please take your seat, Garge ji. Please take your seat. Now, question number 241, Sriman G.C. Chandrasekhar ji. Now, Honorable Minister. Speaker sir, I am under the pressure of you only. They never pressurize me. You are always pressurizing me. I am never under the pressure of them. I am always under the pressure of you. No, I am not under the pressure of anyone. I am not under the pressure of anyone except Garge ji. I am always under the pressure of Garge ji, not of anybody else. Honorable Minister. कुल मिलाकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी नहीं चली। 2 राउंड के हंगामे के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन बिल 2026 और केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल पारित हो गया। अब संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। सत्ता पक्ष FCRA बिल लाना चाहता है, जबकि विपक्ष इस पर बटा हुआ है। कांग्रेस इस बिल को वापस लेने की मांग कर रही है, जबकि TMC ने इसे JPC को भेजे जाने की मांग की है। DMK कह रही है कि इसे या तो वापस लिया जाए या फिर JPC के पास भेजा जाए। BJD ने भी JPC को भेजने की मांग की है। सूत्रों से जानकारी है कि सरकार FCRA संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा। इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में NDA सांसदों की मंगल मिलन बैठक हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के नारों के साथ हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत NDA के कई नेता हाथों में तिरंगा लिए हुए नजर आए। आपको बता दें कि एक तरफ NDA के मंगल मिलन में वंदे मातरम गाया गया, दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी। ये बिल 24 जुलाई को राज्यसभा में पेश किया गया था। वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया था। इस बिल के कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर कानूनी सुरक्षा मिल गई है। अब वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालना, किसी सभा को इसे गाने से रोकना या इसका कानून के दायरे में आने वाला अपमान करना अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। रांची चलते हैं, जहां छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया था और उसके गेट के सामने धरने पर बैठ गए थे। रात में पुलिस ने छात्रों को वहां से हटा दिया। इसके लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था। आज इस प्रदर्शन में बीजेपी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी एंट्री कर ली।
छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज झारखंड बंद किया गया। इस दौरान कई जगह पर हंगामा हुआ। इस बीच झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी लिखी है जिसमें छात्रों से ये कहा गया है कि संवाद और विश्वास के साथ मुद्दे का समाधान किया जाएगा। विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पे जो रांची की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसको लेके बीजेपी ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं रांची के अंदर किस तरीके से पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिल रही है। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छात्र को अंधेरे मारने का काम कर रहे हैं, आंसू के छोड़ने का काम करते हैं, लाठी चलाते हैं। गुंडाराज है क्या? हिटलर था ये क्या? हमारी शक्तियों को रोकने के लिए हमें बिना कार्यक्रम का, बिना नारेबाजी का तुरंत डिटेल करने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। प्रशासन का भी सहयोग अपेक्षित था। रात में थोड़ा लाठीचार्ज भी हुआ। ठीक है, उनका अपना, प्रशासन का भी अपना काम होता है, हम छात्रों का भी अपना ये होता है, समझते हैं हम लोग। पर हमारा एक स्टैंड बिल्कुल क्लियर है बातचीत को लेकर के कि बातचीत हम लोग करेंगे तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से करेंगे। हमारी जो मांग है हमने डे 1 से कहा है कि बिल्कुल जेन्युइन और जायज़ मांग है। जांच करा लेना, रद्द करा के जांच करा ले, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार क्यों अड़ी हुई नहीं समझ में आता। आपको लगता है कि हम नींद में सोए रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं है, नहीं दीजिएगा तो हम लोग का भूख हड़ताल जारी रहेगा। रांची में हुए लाठीचार्ज पर दिल्ली में भी हंगामा हुआ। दिल्ली में जेएमएम ने दावा किया कि बीजेपी छात्रों को भड़का रही है। छात्रों को 98% मांगों को मान लिया गया, लेकिन बीजेपी छात्रों को धरना देने के लिए उकसा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार छात्रों की बात माने और सीबीआई जांच कराए। जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है। और हम आश्वस्त हमने भी बच्चों को किया है कि जो रिफॉर्म्स के यहाँ तक कि इनके छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है। IIT, IIM, एक्सेलराई जैसे अनेक और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सलाह मशवरा करके क्या बेहतर तरीके से रिफॉर्म लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, ये हमने निर्णय लिया है। एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। इस आंदोलन का, छात्र आंदोलन के राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा कर रही है, वो खुल के सामने आ गया। कांग्रेस, यहाँ की महागठबंधन की सरकार छात्रों के साथ है और हम लोग उन लोगों के समाधान के लिए हर तरह से प्रयासरत है। झारखंड के अंदर छात्र सड़कों पर बैठे हैं और राहुल गांधी की गठबंधन की सरकार उन पर अत्याचार कर रही है और राहुल गांधी सदन के अंदर चर्चा से भाग रहे। झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्रीगण शामिल थे और उसमें छात्रों ने की 98% मांगे मान ली गई है। सिर्फ 2% मांग है जो कि सरकार के दायरे में ही नहीं है। छात्रों तो मान गए थे, लेकिन भाजपा खुद छात्रों को उकसा रही है कि तुम जाओ, प्रोटेस्ट करो। और रांची से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी पर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी, ये फैसला लिया गया है। झारखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। बैकलॉग की भी दोनों परीक्षाएं रद्द होंगी। 2023 की बैकलॉग की परीक्षा और 2025 की बैकलॉग की परीक्षा भी रद्द होगी। टीडीपीएल एजेंसी से कराई गई परीक्षाओं की भी जांच होगी और ये मुख्य मांगे थी छात्रों की। यही वो मांगे थी जिस पर आखिर में बात नहीं बनी थी। इनमें से अहम मांगों को सरकार ने माना है, आदेश जारी किया है। बैकलॉग की परीक्षा 2023-2025 की भी रद्द होगी, ये फैसला ले लिया गया है। और सत्ता में आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट से आया एक अहम अपडेट आपको बताते हैं। मामला पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर से जुड़ा है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर से जुड़े अपीलीय ट्राइब्यूनल के कामकाज पर सख्त टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दायर की, जिसकी सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की। याचिका में ये मांग की गई थी कि एसआईआर से जुड़े जितने भी मामले अपीलीय ट्राइब्यूनल के सामने लंबित हैं, उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। जिस पर सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बागची ने अपीलीय ट्राइब्यूनलों के निपटाए गए मामलों का डेटा देखने को कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर देना ही काफी नहीं है, अपील का क्या हो रहा है ये भी देखना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि जिस रफ्तार से काम चल रहा है उस हिसाब से सारी अपीलों की सुनवाई पूरी होते होते अगला चुनाव आ जाएगा। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को यह बताया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उनका सरकारी राशन बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा जब तक ऐसे लोगों की अपील पर फैसला नहीं हो जाता, सरकारी लाभ से वो वंचित रहेंगे, उन्हें वंचित नहीं किया जाए। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि अगर आप अपनी याचिका का दायरा राशन वितरण तक बढ़ाते हैं तो हम उस पर विचार नहीं कर पाएंगे। राशन बंद होने का मुद्दा अलग है, इसके लिए याचिकाकर्ता को कोलकाता हाईकोर्ट जाना होगा। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इस याचिका को 25 अगस्त को इसी तरह के दूसरे मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जाए। दरअसल अदालत ने 10 मार्च को आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनकी अपील सुनने के लिए स्वतंत्र अपीलीय ट्राइब्यूनल बनाए जाएं। ये मामला उन्हीं अपीलीय ट्राइब्यूनल के कामकाज से जुड़ा हुआ है। अक्सर प्राइवेट अस्पतालों पर महंगे इलाज वाली मनमानी के आरोप लगते हैं। अब अस्पतालों की इस मनमानी का भी इलाज हो सकता है। अस्पतालों के लिए इलाज के खर्च वाली कोई रेखा खींची जा सकती है। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने इसको लेकर कई अहम सिफारिशें की हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अस्पतालों में कमरे के किराए की लिमिट तय करने को लेकर है। समिति ने कहा है कि निजी अस्पतालों में कमरे का किराया आसपास के 3 स्टार होटलों के औसत रूम टैरिफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आसपास के 3 सितारा होटलों के औसत किराए को बेंचमार्क माना जाए, यानी जितने रुपए में होटल का कमरा बुक होता है उतने में अस्पताल का कमरा भी मिले। कमेटी ने यह भी माना है कि कई मामलों में महंगा कमरा लेने की वजह से मरीज के पूरे इलाज का खर्च बढ़ जाता है। सिर्फ रूम महंगा होने की वजह से सर्जरी और डॉक्टर फीस के रेट बढ़ाने पर पूरी तरह रोक लगाने का सुझाव है। इसके अलावा स्टैंडर्ड सर्जरीज और प्रोसीजर्स के लिए पैकेज रेट तय करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि मरीज को पहले से पता हो कि इलाज पर कितना खर्च आने वाला है। बात सिर्फ कमरे के किराए तक ही नहीं है। अस्पताल में लगने वाले मेडिकल उपकरणों और दवाओं की एमआरपी पर अधिकतम मार्जिन तय करने की भी सिफारिश है। समिति ने सुझाव दिया है कि दवाओं की कुल लागत और एमआरपी के बीच का अंतर 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा निजी अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच क्लेम के विवादों को सुलझाने के लिए अलग से मेडिकल लोकपाल बनाने की बात कही गई है। समिति की तरफ से यह सिफारिश अस्पताल के बिलों की जांच करने के बाद की गई है। ये सुझाव उन प्रस्तावों का हिस्सा है जिनका मकसद प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में इलाज के खर्च को कम करना है। नेशनल सैंपल सर्वे का हवाला देते हुए कमेटी ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पतालों से कई गुना महंगे हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च की अगर बात करें तो सरकारी अस्पताल में ये करीब 6,631 रुपए है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही खर्च बढ़कर 50,000 से ज्यादा है। वहीं ओपीडी में एक बार इलाज कराने का औसत खर्च सरकारी अस्पताल में करीब 289 रुपए है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में इसके लिए मरीज को करीब 1,500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी का औसत खर्च करीब 2,200 रुपए है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में यही खर्च बढ़कर 37,000 से भी ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच इलाज की लागत में कितना बड़ा अंतर है। अब संसदीय समिति ने इसी अंतर को कम करने के लिए सुझाव दिए हैं। निजी अस्पतालों का बिल कैसे बढ़ जाता है, इसको लेकर सरकार की एजेंसी NPPA ने दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों के बिल जांचे, जिसमें सर्जिकल ग्लव्स पर 661%, सिरिंज पर 1,286%, ग्लूकोज ड्रिप सेट पर 2,112% मुनाफा था। बिल का 55% हिस्सा दवा, जांच, कंज्यूमेबल से दिखाया गया था। कुल खर्च का सिर्फ 11% हिस्सा ही रूम रेंट था, यानी महंगे बिल का खेल सिर्फ कमरे में नहीं, बाकी बिल में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार को नियम तय करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में केंद्र सरकार को कहा कि रेट अधिसूचित किए जाएं, वरना CGHS रेट लागू कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब समिति की 368 सिफारिशों में से कितनी लागू होंगी, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भ्रष्टाचार कब रुकेगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कभी पुल ढह जाते हैं तो कभी नई बनी सड़क धंस जाती है। लेकिन हद तो यह है कि सिर्फ कुछ साल पहले बनी हाईकोर्ट की इमारत भी सुरक्षित नहीं है। मामला जोधपुर हाईकोर्ट का है, जहां बना 21 मीटर ऊंचा डोम कभी भी गिर सकता है। IIT मुंबई की रिपोर्ट में डोम के कभी भी ढहने की आशंका जताई गई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को 24 अगस्त तक शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके स्थायी समाधान की योजना का विवरण देने का आदेश दिया है। 24 अगस्त को मुख्य सचिव और DGP समेत कई अफसरों को हाजिर होने को कहा गया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि नए भवन को सुपुर्द किए जाने के कुछ ही वर्षों में कई खामियां सामने आ चुकी हैं। 2023 से अब तक अलग अलग हिस्सों में छत, फॉल्स सीलिंग और प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने डोम क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वहां आवाजाही को रोका जाए, बैरियर और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, 24 घंटे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग हो, हाईकोर्ट परिसर में 24/7 कंट्रोल रूम बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग निर्माण में पहली बार कमियां पता चली हैं। इससे पहले IIT जोधपुर की जांच में भी कोर्ट बिल्डिंग में जंग लगने, कंक्रीट में दरारें आने और वाटर प्रूफिंग से जुड़ी खामियां मिली थी। 2023 से अब तक अलग अलग हिस्सों में छत, फॉल्स सीलिंग और प्लास्टर गिरने की घटनाएं हुई हैं। फरवरी 2023 में कोर्ट नंबर 14 की फॉल्स सीलिंग क्षतिग्रस्त हुई। अप्रैल 2023 में मुंबई गुंबद वाला एरिया से छत का हिस्सा गिरा। जून 2023 में अपील सेक्शन में प्लास्टर उखड़ा और फॉल्स सीलिंग गिरी। इसी महीने बिल सेक्शन में छत का प्लास्टर गिरा। सितंबर 2024 में कोर्ट नंबर 19 की फॉल्स सीलिंग गिर गई। वहीं गेट नंबर 3 के सामने लिफ्ट के पास छत का एक हिस्सा ही गिर गया। पिछले साल डोम का प्लास्टर और फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना हुई और अब तो IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट ने पूरे सेंट्रल डोम को असुरक्षित बताते हुए ढहने का खतरा बता दिया है। इस बिल्डिंग का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। 220 करोड़ की लागत से बने इस भवन का लोकार्पण 2019 में हुआ था। बिल्डिंग के रखरखाव की जिम्मेदारी एक कंपनी के पास है, जिस पर भी हर साल 2 करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं। जाहिर है इतने खर्च के बाद भी बिल्डिंग का ये हाल सवाल खड़े करता है। घटिया निर्माण का ये कोई पहला मामला भी नहीं है। ऐसा मामला सामने आने के बाद गहरी जांच और कड़ी कार्रवाई जैसे शब्द बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन अंतिम जवाबदेही ज्यादातर मामलों में तय नहीं हो पाती। शायद यही वजह है कि यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता में अब इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़ी एक और खबर जो आई है महाराष्ट्र की IT सिटी और हाईटेक शहर पुणे से, जहां बदहाल सड़कों, लंबे जाम और हादसों से परेशान 20 कंपनियों ने पुणे छोड़कर जाने का मन बना लिया है। पूरा मामला पुणे के चाकड़ MIDC इलाके का है, जहां सड़कों की स्थिति खराब है। ट्रैफिक जाम ने यहां काम करने वाले लोगों को परेशान कर दिया है। इसलिए करीब 20 कंपनियों ने पुणे से अपना कारोबार समेटकर सतारा के खंडाला MIDC में जाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि अगर ये कंपनियां पुणे छोड़कर जाती हैं तो करीब 1000 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ेगा, जबकि लगभग 4000 कर्मचारियों की नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा। ये तस्वीरें पुणे के चाकड़ MIDC इलाके की हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। जो सफर सिर्फ 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, उसमें लोगों के 90 मिनट से भी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। समय की इस बर्बादी और बढ़ती लागत से तंग आकर अब उद्योगपति यहां से जाना चाहते हैं। इसके लिए करीब 20 कंपनियों ने खंडाला MIDC में 20 एकड़ जमीन की मांग की है। कंपनियों ने कई छोटे छोटे उद्योग खोलने का प्रस्ताव रखा है। इन उद्योगों में करीब 290 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान भी लगाया गया है। लेटर में कहा गया है कि इन उद्योगों से करीब 140 से 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। प्रेजेंटेशन में खंडाला MIDC फेज 2 का नक्शा भी दिया गया है। कंपनियों ने भरोसा दिया कि इससे करीब 3000 नए रोजगार पैदा होंगे। अब नजर राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर है। क्या ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा या फिर करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार बदहाल सड़कों के गड्ढों में ही डूब जाएगा? एक भी कंपनी नहीं जाएगा, इसलिए हम कल CM साहब के साथ और सब अपना उद्योग मंत्री के साथ बात करके सब आराखड़ा बनाए, उनके सामने रखेंगे। कोई भी कंपनी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मेरा कोशिश रहेगा। सत्ता में आगे बढ़ते हैं उस खबर के साथ जिसका कोड वर्ड है गोमूत्र। पिछले कुछ घंटों से यूपी की राजनीति में इस शब्द की चर्चा हर तरफ हो रही है।
आपने अब तक दूध की डेयरी के बारे में सुना होगा, दूध सेंटर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन यूपी में पिछले कुछ दिनों से गोमूत्र डेयरी और गोमूत्र सेंटर की चर्चा खूब हो रही है। इसकी वजह है हाल में शुरू किया गया गोमूत्र वाला एक पायलट प्रोजेक्ट। इसको लेकर सरकार तो किसानों का फायदा और प्राकृतिक खाद वाले विकल्प का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष के तर्कश में कई सियासी नुकीले तीर हैं, जिसमें किसानों और आम जनता के हित वाले सवाल हैं। सत्ता में आज यूपी में गोमूत्र वाले कलेश की पूरी कहानी आपको बताएंगे। हर पक्ष को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखेंगे। पहले ये जानिए कि आखिर यूपी में गोमूत्र वाला पायलट प्रोजेक्ट है क्या। यूपी के बुलंदशहर में गोमूत्र खरीद का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आसान शब्दों में समझें तो FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 15 गांवों से प्रत्येक दिन गौमूत्र एकत्र किया जाएगा। इसके लिए गांवों में 200 लीटर क्षमता के विशेष टैंक लगाए गए हैं। किसान उत्पादन संगठन के जरिए 10 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीद की योजना है। आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि इस योजना का लक्ष्य क्या है। दरअसल गोमूत्र में जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाएं तैयार की जा रही हैं। खेती के लिए उपयोगी केमिकल मुक्त दवाएं बनाई जा रही हैं। 15 गांवों को जोड़कर गौमूत्र डेयरी और स्थानीय केंद्र भी बनाए गए हैं। समितियों के जरिए किसानों तक ये दवाएं पहुंचाई जाएंगी। बड़ी बात यह भी है कि 300 महिलाओं को इस पहल से जोड़कर उन्हें शेयर होल्डर बनाया गया है। सरकार का यही तर्क है कि किसानों को रासायनिक उत्पादों का विकल्प देने की कोशिश है। इस योजना से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। बुलंदशहर से इसकी शुरुआत की गई है। सफल होने पर दूसरी जगहों पर भी ऐसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का एक तर्क ये भी है कि गौ संरक्षण से गांवों में कमाई का एक नया रास्ता खुलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन विपक्ष यूपी सरकार से किसानों के लिए पिछले कई वर्षों में किए गए काम का हिसाब मांग रहा है। कैसे गौमूत्र पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है, आप देखिए। गौमूत्र सरकार खरीदेगी, उत्तर प्रदेश सरकार अब किसानों और महिलाओं की समृद्धि के लिए। चलिए प्रभु कृपा करें। आज पूरी दुनिया में गौमूत्र पर कितने शोध हुए हैं और आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम दुनिया के सामने आए। हमारे जो संत महात्मा, हमारे जो महापुरुषों ने जिन बातों को कहा, आज दुनिया के अंदर वो बातें प्रमाणित हो रही। ये बहुत अच्छी पहल है और इससे आमदनी बढ़ेगी हमारे किसानों की, हमारे गोपालकों की। तो अच्छी पहल है, हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत से बीमारी का जो उपचार है वो गौमूत्र से हो रहा है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने भी इस पर कदम उठाया है। वो रिसर्च में काम आएगा, दवा में काम आएगा। इसी काम पे रहेंगे, रोजगार भी देंगे, नहीं देंगे। रोजगार बताओ, रोजगार भी दोगे कि नहीं दोगे? कितनी गायें मर गई, कहाँ हैं वो गौशालाएं जिन गौशालाओं के ऊपर करोड़ों रुपया जा रहा है? क्या हाल कर रखा है गौशालाओं के अंदर? ये सारी चीजें देश देख रहा है। उनके द्वारा जो खामियां हैं उस पर चर्चा ना होने पाए, इसलिए इस तरह की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। उस योजनाओं से किसानों का कहीं कोई भला होने वाला नहीं। ये जो योजना थी सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चालू हुई थी। छत्तीसगढ़ की योजना की नकल कर रहे हैं ये लोग। अब चुनाव आ गया है, अब योजनाओं से नहीं, आपने कितना योजनाओं का क्रियान्वयन किया उसकी बात बताइए। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बात करें तो गोमूत्र रासायनिक यूरिया का एक सस्ता, प्राकृतिक और इको फ्रेंडली विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये न केवल पौधों को तुरंत घुलनशील नाइट्रोजन प्रदान करता है, बल्कि सॉइल स्ट्रक्चर को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखता है। एक सच ये भी है कि गौमूत्र में फिनॉल, कार्बोलिक एसिड और यूरिक एसिड पाए जाते हैं, जो हानिकारक फंगस और कीटों को दूर रखता है। गौमूत्र पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद TV9 की टीम बुलंदशहर में गई। क्या पूरी योजना है, आप इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। हम लोग किसानों से 10 रुपये लीटर गोमूत्र परचेज करते हैं और उसके लिए हम लोगों ने सरकारी गौशालाओं से ही और अपनी जो महिलाओं के द्वारा संचालित की जा रही हैं गोमूत्र डेयरी हम लोगों ने डेवलप की हुई है। गोमूत्र में बॉईल करके हम लोग काढ़ा बनाते हैं और उसके लिए हमने एक छोटी सी लैब डेवलप की हुई है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के हम लोग रेशो तैयार किए हुए हैं। यदि इन दवाइयों का प्रयोग हम खेती में करते हैं, किसान यदि खेती में करता है तो हम